रूस का जनरल बदल चुके हैं, जो कि अब सीरिया में वॉर एक्सपीरियंस के साथ यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट में किस तरीके से उसको डील करना है उसके साथ है। हम ये शिप की सिंकिंग की बात करें, या फिर हम एक बार फिर यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स की रूस की सीमा पार करके और वहां पर जाने की बात करें, जिसे रूस ने खुद स्वीकारा, कैसे बदलेगा अब सब कुछ? देखिए श्वेता, 50 दिन बीत चुका है और मेरे अनुसार जो पुतिन जहां से लिमिटेड वे में वो गए हैं उनकी चीजें सही चल रही हैं उनके अनुसार। ये एक युद्ध का बोध का गिरना, चार का जर्जनाचार, ये चीजें होती हैं। आपने जैसे बताया, शहर के शहर तबाह हो गए हैं। देखिए, यूक्रेन को खड़ा होना बहुत मुश्किल है जिस हालात में अभी यूक्रेन है। हाँ, किस तरह से सुर और ताल बदलते हैं। और देखिए, जो फर्स्ट 7 डेज के बाद या 8 डेज के बाद, और यूक्रेन में यदि आप ऑपरेशन बारबोसा पढ़िएगा, जो पोलैंड से जब जर्मन आए थे 7 वीक लगा था। बैटल ऑफ किव इज वेरी वेरी डेंस बैटल। तो ये तो 3 दिन में पहुंच गए थे उसके आउटर स्कर्ट में, और उन्होंने कहा हम डीमिलिटराइजेशन करके जा रहे हैं। और देखिए, पुतिन को थोड़ा सुनने की चेष्टा दुनिया को करनी चाहिए। ठीक है, उसको सब नकारा करना चाहते हैं, मगर आप उस पार्टी को सुनना ही नहीं चाहते जो एक पार्टी एक्चुअल कर रहा है, चीजें कर रहे हैं, दूसरे रिएक्ट कर रहे हैं। हम उसको नकारा नहीं, आप कह पकड़ेंगे, वो कहता नहीं आया हूं, आप पकड़ेंगे, आप हार गए। ये सब डिबेट चलती हैं, ये बातें आती हैं, नैरेटिव पैदा होता है। देखिए क्या है, वो 2014 में ही ले डाउन कर दिया था। क्या है, क्राइमिया और डॉनबास का इलाका। उन्होंने कोई चीज नया नहीं किया है, कोई चीज नया नहीं। डीपीआर एलपीआर का कॉन्सेप्ट मिन्स्क 2 एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, 7वां पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट है। और उसको मिन्स्क 2 में, मिन्स्क 1 के पहले जो 2014 में हुई है दिसंबर में, इतना घमासान युद्ध हुआ था लोहा उसमें, उसको पढ़िए। और उसमें यूक्रेन हटी थी, मगर 30% ही इलाके में वहां लिया गया था। जो डोनेट्स्क का इलाका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां बहुत पकड़ थी। और पकड़ के आज के दिन में, कल में 1300, और ये चीजें आई नहीं है मीडिया में, तकरीबन जो वहां के सैनिक हैं, जो यूक्रेनियन हैं, उन्होंने दिया। वहां एजॉब बटालियन है। अब एजॉब है क्या, और इससे हमें आप सबको, जिस तरह से हम आईसिस की बात करते हैं, एजॉब वही है। एजॉब जो इसको होते हैं न्यू नाजीज होते हैं, न्यू नाजीज की 3 बैटल है, उसको पढ़िए। और उसको पढ़िए, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ये रह गए थे यूक्रेन के अंदर में। ये इतने खूंखार हैं कि आप जो आईसिस की हम जब बात करते हैं, उससे भी ज्यादा ये खूंखार हैं। और वेस्ट डरता है इस कॉन्सेप्ट की। और 1,04,000 उनकी फौज है, 2 लाख कुछ की है। हाँ। उसमें 40% न्यू नाजीज हैं। 19 देश के लोग उसमें लड़ रहे हैं। न्यू नाजीज वहां यूक्रेनियन नहीं है। तो इसमें जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, वो वाकई एक ऐसा पहलू है कि आखिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ था। जो आक्रांता होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन डॉनबास के इलाके में क्या होता था और वहां के स्थानीय लोग यूक्रेन पर किस तरीके से इल्जाम लगाते थे, वो सारी चीजें पीछे रह गई। क्योंकि अब जो मौजूदा नैरेटिव है वो ज्यादा अहम होता है। मुझे लगता है अगर हम सबसे पूछेंगे कि इस युद्ध में गलती किसकी है, रूस की, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे, और यूक्रेन की तो कितने लोग हाथ उठाएंगे, और बाकी लोग तटस्थ हैं भारत की तरह। देखिए श्वेता, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से लड़ाई शुरू हुई थी, ये मानते हैं कि पुतिन ने साफ सुथरे शब्दों में बताया था यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करना देना चाहता, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का हिस्सा बन जाता है तो फिर नेटो की फौज पुतिन के दरवाजे पे आ जाती है। ये यहां तक बात सच है, मगर यह भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस ने इन्वेजन किया है यूक्रेन में, वो भी आपको नकारा करना पड़ेगा, क्योंकि 70% आपने पूरा का पूरा यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है और 40 लाख से 50 लाख के लोग पलायन कर गए हैं। और सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से रूस ने सोचा था कि उसको इतनी सक्सेस मिलेगी यूक्रेन में, शायद वो नहीं मिली है। देखो, आपको समझना पड़ेगा, ये जो रूस है सेकेंड मिलिट्री पावर है और इकोनॉमिकली 12वीं इकोनॉमिकल पावर है। तो जिस प्रकार से अगर आप तुलना करें यूक्रेन और रूस की, तो रूस का कम से कम $60 बिलियन तो वो खर्च करता है डिफेंस में। उसके हथियार, उसके टैंक, उसके आर्टी गन्स 10 गुना ज्यादा थे यूक्रेन में। मगर जब लड़ाई हुई तो मुझे लगता है यूक्रेन ने बहुत ही हौसले वाली लड़ाई लड़ी है और काफी एक प्रकार से जेलेंस्की की जो इंस्पायरेशन लीडरशिप है उसने काफी बदला है।